हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होगा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पूरा इकोनॉमी के निचोड़ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो हमें लगता है इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि ये इकोनॉमी होती क्या है, कैसे है, क्या है इसके राइट्स और किस पर बेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी टॉपिक होंगे इसी पॉइंट पर डिपेंड होंगे। जैसे मान लो अगर एग्जाम में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आश्रित है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस पे आश्रित है, कृषि पर आधारित है इंडियन इकोनॉमी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आश्रित होगी, कृषि पे। इसका मतलब अगर कृषि का डेवलपमेंट होगा तो हर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये है कृषि यानी एग्रीकल्चर, अगर कृषि का विकास होगा तो किसका विकास होगा, अर्थव्यवस्था का यानी इकोनॉमी का विकास होगा। यानी इकोनॉमी हमारी क्या होगी, डेवलप्ड होगी। दूसरा सेक्टर जो इस पे डिपेंड है वो है रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। और इसी पर एक सेक्टर और डिपेंड होता है जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री डेवलप्ड यानी उद्योग विकास। ठीक है, और उद्योग विकास पर एक और सेक्टर डिपेंड होता है जिसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। और जो सेवा क्षेत्र है यानी जो सेवाएं हैं यानी सर्विसेज हैं वो कहां मिलती हैं, बाजार में यानी मार्केट में, बाजार में मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये कपड़ा है तो कपड़े के लिए कपास चाहिए, कपास कहाँ मिलेगा, उसकी खेती होगी, उस खेती से हम क्या करेंगे, जो है कपास का उत्पादन करेंगे, फिर उसको इंडस्ट्री में लाएंगे, कपड़ा बनाएंगे और कपड़ा बना के मार्केट में क्या करेंगे, सर्विसेज देंगे। अब आपको हम एक एक पॉइंट बारी बारी से डिस्कस कर लें और इस पे हर पॉइंट पे चर्चा होगी कि ग्रामीण विकास कैसे डिपेंड है जो है एग्रीकल्चर पे। तो देखो अगर मान लो फसल का उत्पादन कम हो जाए, ठीक, फसल का उत्पादन, अगर फसल का उत्पादन होगा तो किसान की क्या होगी, बोलो, फसल का उत्पादन होगा तो किसान की क्या होगी, बोलो, किसान की आय होगी। और जब किसान की आय होगी तो ग्रामीण विकास होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताइए। ठीक है, यानी अगर एग्रीकल्चर यानी खेती होगी तो खेती से किसान की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो ग्रामीण विकास करेगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, कुल जनसंख्या में से
में से कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है वो 65% या फिर 70%, यानी 121 करोड़ जनसंख्या में से 65% या 70% जनसंख्या कहां निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, यह क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसी का, पैंसठ या फिर 70% जनसंख्या में से 65 या 70% जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है? तो 65 से 70% जनसंख्या में से जो कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है वो कितना मिलता है? महज 43%। कितने परसेंट मिलेगा? 43%। कितने परसेंट मिलेगा? 43%। तैतालीस परसेंट। ठीक है, तो जो कुल जनसंख्या है, और कुल जनसंख्या लगभग कितने परसेंट? 65 से 70% में से कितने परसेंट लोगों को जनसंख्या यानी मिलता है? 43%। उसके बाद थर्ड पॉइंट, 65 से 70% जनसंख्या की जीविका का एकमात्र साधन, 65 या फिर 70% जनसंख्या में से 65 या 70% जनसंख्या में से 65 या 70% जनसंख्या की जीविका का एकमात्र साधन, की जीविका का एकमात्र साधन, एकमात्र जो साधन है वो है कृषि। अगर वो लोग खेती नहीं करेंगे तो उनका जीवन यापन नहीं चलेगा। फोर्थ पॉइंट, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है वो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो कृषि क्षेत्र का विकास होगा, वरना कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अब आपके जहन में होगा कि इंडस्ट्री कैसे डिपेंड है कृषि क्षेत्र में, तो यहां से कच्चा माल मिलता है, कच्चा माल, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और यहां पे हम क्या देंगे? सर्विसेज देंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, गेहूं का उत्पादन कहां होगा? गेहूं का उत्पादन कृषि क्षेत्र में होगा, तो हम यहां आटा चक्की लगाएंगे, आटा चक्की।
फिर आटा बनाएंगे, आटा बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, ब्रेड बनाएंगे, बिस्कुट बनाएंगे। ये सभी कहां मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। अब समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं वो सब जो सर्विसेज होती हैं वो कहां मिल रही हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो डिपेंड होता है वो एग्रीकल्चर पे इसलिए डिपेंड होता है, उसका कारण है कि यहां से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा और हम यहां पे क्या देंगे, सर्विसेज देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि ये जो कृषि है वो किस पर आश्रित है, तो आश्रित जो होगी वो मानसून पर आश्रित है, मानसून पर। जैसे खरीफ की फसल के लिए पानी चाहिए ज्यादा और रबी की फसल के लिए ठंडक चाहिए। तो आज पहले भी खेती मानसून पे डिपेंड थी और अब भी मानसून पर डिपेंड है। तो ये जो स्क्रीनशॉट इसकी आप लोग ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहीं पर पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, यहां पे नोट डालिएगा और नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या कारण है कि प्रतिदिन उपभोग करने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो केवल इसका एक कारण है और कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं उस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, और जब तक प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा तब तक जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहेंगी। जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिल्क, फ्रूट्स, इन सभी के प्राइसेस पर डे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने का कारण केवल इतना ही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से हम फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट और समझ में आ जाएगा। भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है, पहले स्थान पर पहुंच गया है, रिपोर्ट किसकी होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की होगी। और ये रिपोर्ट आई थी मार्च 2024 में, मार्च 2024 में। और भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वो है 144.80 करोड़। वहीं चीन की जनसंख्या है, चीन की जनसंख्या, और जो चीन की जनसंख्या है वो है 143, यानी 143 करोड़ लगभग में। तो इसका मतलब कि चाइना की पॉपुलेशन से आप 1.8 करोड़ क्या हो गए, आगे निकल गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
2017 के अनुसार, 17 के अनुसार जनसंख्या नीति 2017 के अनुसार भारत में 2 बच्चों की नीति लागू की गई। भारत में 2 बच्चों की नीति लागू की गई। यदि तीसरा बच्चा होगा तो यदि तीसरा बच्चा होगा तो सभी सरकारी सेवाएं छीन ली जाएंगी और तीसरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये पॉपुलेशन पॉलिसी 2017 के अनुसार, यानी भारत में 2 बच्चों की नीति लागू की गई और कहा यदि तीसरा बच्चा होता है तो सभी गवर्नमेंट सेवाएं क्या की जाएंगी, छीन ली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो टीए है वो आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको सैलरी मिलेगी और जब सैलरी मिलेगी तो उसी में अपने बच्चों का पालन पोषण करना होगा। तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी 2017 में लागू की गई, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट पॉलिसी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जैसे रेलवे में काम करते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं और एसएससी के थ्रू जाते हैं या केवीएस, एनबीएस, इन सब में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और 2017 के बाद अगर आपने 2 चाइल्ड यानी 2017 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी उनको क्या कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा और केवल आप सैलरी ही देंगे। अब लोगों की सोच ये हो गई कि कोई बात नहीं है, कौन सा सरकारी नौकरी मिल ही रही है, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करा देंगे, इतना पढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब समझ में आ गया, भारत का केवल इकलौता राज्य है, भारत का केवल एक राज्य ऐसा है जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है। भारत का केवल एक ऐसा राज्य है जिसने 2 बच्चों की नीति लागू किया है। 28 राज्यों में से 28 राज्यों में से केवल एक राज्य ने 2 बच्चों की नीति लागू की, 2 बच्चों की नीति लागू की और उस राज्य का नाम है असम। असम ने जो 2 बच्चों की नीति लागू किया वो 2017 में लागू किया। इसके बाद से कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया है। तो 28 राज्यों में से केवल एक स्टेट है जिसका नाम है असम, जिसने 2 बच्चों की नीति को लागू किया। अगर भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत भयंकर परिणाम होगा और भारत में फूड क्राइसिस होगा, क्योंकि पर ईयर प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा, लेकिन पर ईयर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
अब बात करेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अब आप समझ लीजिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी कितनी इकोनॉमी को मिलाकर हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी में है इसमें दो इकोनॉमी आती हैं। सबसे पहले को हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरे का नाम होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन दो अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर हम मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम देते हैं। एक होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी यहां पे भारत सरकार ऑब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरे में केवल हम प्राइवेट सेक्टर को रखते हैं जिसे आप बोलते हो निजी क्षेत्र। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो इंटरफियरेंस करते हैं वो 60% कौन करता है? भारत सरकार। और प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरफियरेंस इकोनॉमी में है वो 40% है। जो 60% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं भारत सरकार, उनमें तीन सबसे बड़े सेक्टर हैं। सबसे पहला सेक्टर आता है बैंकिंग, और बैंकिंग किसके अधीन होगी? गवर्नमेंट के अधीन। और कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। दूसरा जो सेक्टर होता है, ये तो पहला सेक्टर हो गया, दूसरा जो सेक्टर है जिसको कंट्रोल करती है वो आपका होता है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी गवर्नमेंट के अधीन होती है और इसे कौन नियंत्रित करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद एक सेक्टर और आता है जिसे हम बोलते हैं बीमा क्षेत्र। जो बीमा क्षेत्र होता है वो भी किसके अधीन आएगा? भारत सरकार के अधीन आएगा। और भारत सरकार इसके लिए जो संस्था बनाई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इरडा। तो ये भारत सरकार के तीन उपक्रम हैं, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। ये सभी क्या करते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और ये संस्थाएं किसके अधीन होंगी? भारत सरकार के अधीन होंगी। उसके बाद जो भारत यानी भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था, अपनाया वो 1948 में, 1948 में भारत ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में जो विकसित देश बना है, विकसित देश, उसका नाम है फ्रांस। यानी फ्रांस जो विकसित देश बना है वो कौन सी इकोनॉमी में रहकर विकसित देश बना है? वो है मिक्स्ड इकोनॉमी में रहकर फ्रांस विकसित देश बना। और फ्रांस के ही नक्शे कदम पर कौन चला? भारत। यानी भारत जो है दो इकोनॉमी यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में समाजवादी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा दिए। क्लियर?
अब इसकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर का कितना, यानी गवर्नमेंट क्यों अदर सेक्टर यानी फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, विश्व के 2 देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विश्व के 2 देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उनमें से सबसे पहले देश का नाम आएगा रूस। रूस जो विकसित बना है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बना है। यानी आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। चीन क्या है? विकासशील देश है, विकासशील देश। एक अर्थशास्त्री थे कार्ल मार्क्स। मार्क्स का मानना था कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने से देश का विकास होगा। तो रूस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया और रूस क्या बना? विकसित देश। रूस के ही नक्शे कदम पर चीन चला। चीन ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन चीन क्या है? विकासशील देश है। चीन विकसित देश इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा होता है पॉपुलेशन। चीन की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से चीन विकसित देश नहीं बन पाया, वरना चीन क्या होता? विकसित देश की कैटेगरी में पहुंच जाता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को दिल्ली के लाल किले से उन्होंने एक स्पीच दिया था और यह कहा था कि भारत को 2047 में आत्मनिर्भर विकसित भारत के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कोई भी देश विकसित कब बनेगा? जब उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। और जिस देश के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होगा वो देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज कभी भी ना हो। और अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो वो देश विकसित नहीं बनेगा। चाइना आपसे बहुत आगे है, फिर भी चाइना क्या है? पॉपुलेशन की वजह से विकसित देश नहीं बन पाया। अगला पॉइंट, उसके बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिकन इकोनॉमी यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। यानी जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका को हम विकसित देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित देश। यानी अमेरिका क्या है? विकसित देश है। और जो विकसित देश है, कौन सा देश होगा? अमेरिका विकसित देश है। और इसे हम बोलेंगे औद्योगिक विकसित देश। औद्योगिक विकसित देश। यानी अमेरिका कौन सा होगा? औद्योगिक विकसित देश। औद्योगिक विकसित देश। पूरे विश्व में जो औद्योगिक विकसित देश हैं उनकी कैटेगरी 6 है। यानी 6 देश हैं जो औद्योगिक विकसित देश हैं। इसका मतलब जो अमेरिका है उसके पास रिसोर्सेज है, यानी संसाधन है। अमेरिका में जब संसाधन है तो इसका मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी उद्योग का निर्माण होगा। और जब उद्योग का निर्माण होगा तो
लोगों को रोजगार मिलेगा और हर सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलता है। अब वो जो छह औद्योगिक विकसित देश हैं उनका नाम लिख लो। सबसे पहला नाम आएगा अमेरिका, अमेरिका। दूसरे नंबर पे नाम आएगा इटली। तीसरे नंबर पे देश का नाम आएगा कनाडा। चौथे देश का नाम आएगा जापान। पांचवें पे जर्मनी और छठे नंबर पे जो देश है उसका नाम आएगा इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड। पूरे विश्व में 6 औद्योगिक विकसित देश हैं, ठीक। इसीलिए विकसित देशों का एक समूह है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा G7। हालांकि ये G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन रूस को बाहर कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में G7 अगर पूछा जाए तो ये विकसित देशों का समूह है, G7, ठीक। इसी में हम एक कंट्री ऐड कर दे रहे हैं और वो हो जाएगी फ्रांस। तो कभी अगर एग्जाम में आता है कि G7 किन देशों का संगठन है, तो विकसित देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह, विकसित देशों का समूह है जिसका नाम है G7। अभी हाल ही में G7 की बैठक इटली में चल रही है। और एक और जानकारी के तौर पे आप सभी लोगों को बता दें कि जो इटली और कनाडा है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित। तो अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि जब सर इटली और कनाडा विकसित बन सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में, तो भारत क्यों विकसित देश नहीं बन पाया? तो भारत विकसित देश न बनने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पे डिपेंड है, एक तो वो, दूसरा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। इटली और कनाडा ने कृषि पर आधारित उद्योग बनाए। जब कृषि पर आधारित आप उद्योग बनाओगे तो यह होगा कि फार्मर उन फसलों का उत्पादन करेगा जिससे उसे मैक्सिमम प्राइस मिलेगा। कनाडा और इटली ने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगा दिया, तो जब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे तो फार्मर्स को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। भारत में क्या है, कभी आलू उत्पादित हो जाता है तो उसकी कीमत 2 रुपए और कभी फिर 30 रुपए। यानी जब फार्मर्स को किसी फसल से प्रॉफिट नहीं होता है तो उस फसल का उत्पादन वो क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्लियर? अब आते हैं, नोट करके लिखिएगा और नोट में एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला आएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो आएगा वो आएगा द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा जो आएगा वो तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएंगे और तीसरे क्षेत्र में सेवाएं आएंगी। क्या आएंगे?
सर्विसेज आएंगी यानी सेवाएं आएंगी। अब समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 3 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, और दूसरे को बोलेंगे इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड को बोलते हो आप थर्ड सेक्टर या फिर टर्जरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये है, भारत को 3 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, और यही 3 ऐसे सेक्टर हैं जिस पे डिपेंड होते हैं। अगर आप कहते हो कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करोगे तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी कृषि के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर से कुछ नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जब हम आपको अगला टॉपिक नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो उसमें इन्हीं तीनों क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, और जो एक बेसिक पॉइंट्स थे, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। यहां देखो, अगर हमने आपको रूरल डेवलपमेंट की बात बताई तब भी कृषि की तरफ है इंडिकेशन, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तब भी, और साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। लेकिन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मानसून पे, यानी इसका मतलब बारिश होगी तो प्रोडक्शन होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो अनडिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमी के लिए जानना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पूछा करते हैं कि आप तो अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, भारत को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 3 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो अगली क्लास में आपका जो नेशनल इनकम होगा इसी पे बेस होंगे और इसी के आगे हम चर्चा करेंगे।